बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का टाइटल है डैफोडिल्स फिगरेटिव लैंग्वेज इन द पोएम। इस नज़म में जितने भी फिगर्स ऑफ स्पीच या इसके अलावा और भी फिगर्स ऑफ स्पीच जो लिटरेचर में इस्तेमाल होते हैं वो सारे तकरीबन डिस्कस किए गए। और अगर आप टीचर हैं तो ये लेसन जो है या इसके जो कंटेंट्स हैं अगर इफेक्टिवली बच्चों को पढ़ाए जाएं तो उनके लिए एक पाथ सेट हो जाता है, उन्हें लिटरेचर समझ आने लग जाएगा, लिटरेचर में दिलचस्पी पैदा होगी। तो प्लीज़ ऐसे लेसन्स जो हैं ये टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं तो इनको अवॉइड ना किया करें, पढ़ाया करें। पहली टर्म है सिमिली। डेफिनेशन: a figure of speech that compares two different things using the words like or as। ये वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें दो मुख्तलिफ चीज़ों को like या as के लफ्ज़ के साथ कंपेयर किया जाता है। Example from the poem: I wandered lonely as a cloud। तो आई को उसने एक क्लाउड के साथ कंपेयर किया एज, और ये इसको पहचानना काफ़ी आसान है इन दो लफ्ज़ों की वजह से, लाइक या एज की वजह से। एज ए क्लाउड, एक बादल की तरह मैं अकेला फिर रहा था, यानी जब बादल भी अकेला और बेमकसद घूमता है तो इसी तरह से उसने खुद को भी ऐसे बताने की कोशिश की कि मैं अकेला बेमकसद घूम रहा था। Explanation: the poet compares his loneliness to a cloud। तन्हाई की बात है, lonely, drifting in the sky, emphasizing his sense of isolation and aimlessness। पोएट अपनी तन्हाई को एक बादल के साथ जो कि आसमान पर हरकत कर रहा है और जोर इस चीज़ के दे रहा है कि वो, और इसमें एम्फेसाइज ही, क्योंकि फिगर ऑफ स्पीच चीज़ एम्फेसाइज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो एम्फेसाइज जोर दिया जा रहा है कि उसका जो तन्हाई का एहसास था और एमलेसनेस थी, तो बेमकसद था, किसी मकसद के साथ नहीं गया था, तो ऐसे ही घूम फिर रहा था बिला मकसद। तो ये एम्फेसाइज करता है इन दोनों चीज़ों को, आइसोलेशन को और एमलेसनेस को। नेक्स्ट टर्म है पर्सोनिफिकेशन। उर्दू में तजसीम कहते हैं, या इंग्लिश के यही लफ्ज़ जो है खुद ही सजेस्ट करता है कि इसका ताल्लुक पर्सन से है, इंसान से है। Definition: a figure of speech that gives human qualities to animals, objects or ideas। ये वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें आइडियाज, ऑब्जेक्ट्स या एनिमल्स को इंसानों की क्वालिटीज दे दी जाती हैं। एग्जाम्पल फ्रॉम द पोएम, नज़म में से एग्जाम्पल है फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। फ्लटर कर रहे थे और नाच रहे थे ब्रीज में, ठंडी हवा में या आहिस्ता चलती हुई हवा में। Explanation: the daffodils are described as if they are dancing, which makes the scene more lively and relatable, conveying a sense of joy and movement। तो डैफोडिल्स को डिस्क्राइब किया गया है कि जैसे उनको इंसानों की तरह से वो डांस कर रहे हैं, तो डैफोडिल्स को पर्सोनिफाई किया गया, पर्सोनिफिकेशन दी गई है। विच मेक्स द सीन मोर लाइवली, जिससे सीन जो है वो ज़्यादा जानदार हो जाता है और खुशी का सेंस, खुशी के एहसास और मूवमेंट का, क्योंकि हरकत का एहसास पैदा किया जा रहा है नज़म के अंदर। तो डांस जो है वो हरकत है, मूवमेंट्स है, और डांस जो है वो खुशी में किया जाता है। तो दोनों चीज़ें इकट्ठी कन्वे भी हो गई और पर्सोनिफिकेशन को इस्तेमाल कर लिया गया। नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, हाइपरबले। Definition: an exaggerated statement not meant to be taken literally, used for a great emphasis or effect। यानी एक बढ़ा चढ़ा कर बात कर दी जाती है, इतनी ज़्यादा बढ़ा दी जाती है कि यकीन नहीं हो सकता, लेकिन मकसद ये नहीं होता कि इसका गैर यकीनी माना जाए। इसका मकसद यही होता है कि बात को बहुत ज़्यादा किया गया, बहुत ज़्यादा उस पर
जोर दिया गया। एग्जाम्पल फ्रॉम द पोएम, नज़म के अंदर से हाइपरबोले की एग्जाम्पल है। 10,000 saw I at a glance। 10,000 एक एग्जैक्ट फिगर है और ये बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया गया है। इंसान एक ग्लांस में कुछ 5-7 चीजें तो इकट्ठी देख सकता है और उन्हें काउंट भी कर सकता है। तो एक ग्लांस के अंदर 10,000 चीजें इकट्ठी नहीं देखी जा सकती। तो उसने 10,000 एक ऐसे ही आउट ऑफ नो वे अचानक ही लिख दिया कि बढ़ा चढ़ा के बात की कि 10,000 देख लिए। तो एक्सप्लेनेशन क्या है? वर्ड्सवर्थ exaggerates the number of daffodils to highlight the overwhelming beauty and impact of the scene on him। वर्ड्सवर्थ इसको नंबर को बढ़ाने के लिए तो करता है, तादाद बढ़ाने के लिए तो करता है, एग्जेजरेट करता है, मतलब बढ़ा के बात करता है, लेकिन असल मकसद होता है कि वो हाईलाइट कर रहा है कि उनकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा थी और उसका सीन, उस सीन का असर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हुआ था। तो बहुत ज़्यादा जो है उसने एक्चुअली हाइपरबोले यूज़ करके डैफोडिल्स के ऊपर तो हाईलाइट किस चीज़ को किया है? उनकी खूबसूरती को और उनके इम्पैक्ट को। नेक्स्ट टर्म है मेटाफॉर। इसकी डेफिनेशन कुछ यूं होगी: A figure of speech that directly refers to one thing by mentioning another, implying a symbolic comparison। कि ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें एक चीज की तरफ इशारा किया गया होता है जबकि जिक्र दूसरी चीज का किया होता है। यानी एक चीज का नाम लेके असल में मकसद दूसरी चीज होती है और इसका मकसद क्या होता है कि ये एक उनकी आपस में दोनों चीजों का कंपैरिजन हो जाए। इसको उर्दू में इस्तारा कहते हैं। तो ऐसे होता है कि एक चीज का नाम नहीं लिखा जाता, उसकी जगह पे दूसरा लफ्ज लिख दिया जाता है और उन दोनों लफ्जों में आपस में कोई ना कोई ताल्लुक होता है। एग्जाम्पल फ्रॉम द पोएम, जो नज़म हमने पढ़ी है उसी के अंदर से मिसाल ले लेते हैं मेटाफॉर की। तो दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, वो उस अंदर की आंख पर चमकते हैं, चमक कर जाहिर हो जाते हैं। तो अंदर की आंख, इनवर्ड आई, वो कौन सी आंख है? ऐसी आंख जो अंदर देखती है? नहीं, ये इंसान के इमेजिनेशन को, ब्रेन को कहा गया है। तो एक्चुअली इमेजिनेशन कहना चाहिए, कहना मकसद था, लेकिन इनवर्ड आई लफ्ज लिखा हुआ है। तो इनवर्ड आई यहाँ पे क्या है? एक मेटाफोर है। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा है वही जो मैंने अभी बता दिया। The inward eye is a metaphor for the poet's memory or imagination। इनवर्ड आई जो है वो शायर की हाफजे या उसके तसव्वुर के लिए, जिसके से वो इमेजिन करता है, उस पावर के लिए वो एक मेटाफोर है। Suggesting that the memory of the daffodils is vivid and striking। और ये बताता है कि डैफोडिल की मेमोरी जो है वो उसको और क्लियर करता है और उसके ऊपर जोर देता है। नेक्स्ट टर्म है alliteration। Definition: the repetition of the same consonant sound at the beginning of adjacent or closely connected words। यानी एक साथ इकट्ठे लफ्जों के या थोड़ा सा गैप छोड़ के लफ्जों के शुरू में एक ही कॉन्सोनेंट साउंड का आना, उसे एलिट्रेशन कहा जाता है। तो एलिट्रेशन जो है एक वाज़ेह किस्म का फिगर ऑफ स्पीच है जो पोएम की अपील को बढ़ाता है, ऑडिटरी अपील को। आप सुन रहे हैं तो सुनने में, बोलने में, पढ़ने में मजा आता है। तो ये इस तरीके की चीज है, वो दूसरे एम्फसाइज करने के लिए ये ऑडिटरी अपील को बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल फ्रॉम द पोएम, बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज। तो एलिट्रेशन जो है वो बी की है, बिसाइड और बीनीथ। बी कॉन्सोनेंट साउंड है और रिपीट हो रही है। ये दो या दो से ज्यादा अल्फाज हो सकते हैं और एक दूसरे के करीब, जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट टू एक दूसरे के हों, क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स होंगे। यानी ये दो फ्रेजेस हैं, दो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हैं और दोनों के स्टार्ट में बी से शुरू होने वाला लफ्ज है, तो ये कनेक्टेड क्लोजली है। एक्सप्लेनेशन में आ जाते हैं। रिपीटेड बी साउंड क्रिएट्स ए म्यूजिकल रिदम, ये म्यूजिकल रिदम पैदा करती है।
एनहांसिंग द पोएम्स ऑडिटरी अपील, ये कानों को भली लगे, कानों को सुनने में अच्छी लगे। तो एलिट्रेशन का मकसद आवाज का कानों को अच्छा लगना है, नज़म में किसी चीज को एम्फेसाइज करना इसका इतना वाज़ेह मकसद नहीं है। तो एक एलिट्रेशन की और मिसाल, ए बिग ब्लैक बग बिट द बिग ब्लैक बेयर। तो इसमें बी बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है, तो इसे आप एलिट्रेशन की एग्जांपल कहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से 7 लफ्ज बी से शुरू हो रहे हैं। बिग ब्लैक बग बिट बिग ब्लैक बेयर। तो एलिट्रेशन जो है वो एक म्यूजिकल, एक ऑडिटरी अपील क्रिएट करती है। नेक्स्ट टर्म है एजोनेंस। ये एलिट्रेशन की तरह से है। एलिट्रेशन जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड की रेपिटेशन है, एजोनेंस जो है वो वॉल साउंड्स की रेपिटेशन होती है। डेफिनेशन, द रेपिटेशन ऑफ वॉल साउंड्स इन नियर बाय वर्ड्स, के पास पास मौजूद लफ्जों में एक ही वॉल साउंड अगर रिपीट हो रही है तो उसे हम एजोनेंस कहेंगे। एग्जाम्पल फ्रॉम द पोएम अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। तो इसमें ओ की साउंड है, होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, तो गैप भी आ जाता है। ये जरूरी नहीं होता कि ये इकट्ठे ही जुड़े हुए हों, एक के बाद दूसरा हो। होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। Explanation, the repeated O sound creates a harmonious effect, कोई म्यूजिकल इफेक्ट, हार्मनी का इफेक्ट, एडिंग टू दी पोएम्स ओवरऑल म्यूजिकलिटी। ये ऑडिटरी अपील होती है, कानों को भला लगने के लिए। एलिट्रेशन और रेजोनेंस, ये लफ्जों को कोई एम्फेसाइज करने के लिए नहीं होती दोनों चीजें। नेक्स्ट टर्म है इमेजरी। डेफिनेशन, डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज दैट अपील्स टू द सेंसेस एंड क्रिएट्स मेंटल इमेजेस। तो इमेजरी जो है ये इंसान की 5 सेंसेस को, उनमें से मेनली ये विजन की सेंस है, देखने की सेंस है, उसको अपील करने वाली चीज होती है। तो एग्जाम्पल फ्रॉम द पोएम कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। इसमें ऐसे लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं जो आंखों से महसूस होते हैं। शाइन है, ट्विंकल है, मिल्की वे, स्टार्स, ये देखने की चीजें। तो देखने की चीजों को एक जगह पे इकट्ठा करके लिख दिया गया, तो इससे एक जहन ऑटोमेटिकली एक इमेजिनेशन क्रिएट करेगा कि ऐसे सितारों की तरह मुसलसल जो चमकते हैं, चमकते हुए सितारों की तरह मुसलसल, और जो मिल्की वे के अंदर ट्विंकल करते हैं, टिमटिमाते हैं। Explanation, Wordsworth uses visual imagery to describe the daffodils as a vast, twinkling field similar to stars in the night sky, enhancing the reader's visualization of the scene. वर्ड्सवर्थ जो है वो विजुअल इमेजरी को इस्तेमाल करता है, देखने वाली इमेजरी जो है वो उसने लफ्ज वो इस्तेमाल किए हैं जो देखे जाएंगे। अगर हियर, लिसन इस तरह का लफ्ज लिखा जाए तो वो ऑडिटरी हो जाएगा, स्मेल्ड का आ जाए, टेस्टेड का आ जाए, तो यानी इंसान की जो 5 सेंसेस हैं उन्हीं से के साथ ये खेला जाता है, उन्हीं को एक्साइट किया जाता है इमेजरी के जरिए। तो अगर आप यहाँ पे किसी भी चीज के लिए बिटर लिख दें, कड़वा, तो इमेजरी तो है वो, क्योंकि इंसान की एक सेंस है। इंसान की सेंसेस को इस्तेमाल करना अपील क्रिएट करने के लिए, उसको आप इमेजरी कह सकते हैं। वर्ड्सवर्थ विजुअल इमेजरी इस्तेमाल करता है टू डिस्क्राइब द डैफोडिल्स एज ए वास्ट ट्विंकलिंग फील्ड, की डैफोडिल्स जो है वो एक बहुत बड़ा चमकता हुआ खेत है, मैदान है, सिमिलर टू स्टार्स, इसी तरह से जैसे सितारे हों, इन द नाइट स्काई, रात के आसमान को। एनहांसिंग द रीडर्स विजुअलाइजेशन, रीडर का विजुअलाइजेशन जो है, विजुअल देखने का जो उसको या इमेजिन करने की जो उसकी कैपेसिटी है उसको बेहतर करता है ऑफ द सीन, मंजर, मंजर आसानी से समझ आ जाता है। नेक्स्ट टर्म है यूफिमिज्म।
इस पोएम के अंदर तो इस्तेमाल नहीं हुई, लेकिन ये एक अहम टर्म है जो लिटरेचर के अंदर इस्तेमाल की जाती है, हम रियल लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। A euphemism is a mild or an indirect word or an expression substituted for one considered to be too harsh or blunt when referring to something unpleasant or embarrassing. किसी नाखुशगवार, किसी बुरी चीज का जिक्र करना ही पड़ गया, तो उसके लिए भी अगर आप कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ज्यादा हार्श या ब्लंट किस्म का ना हो, खुरदरा रफ के लफ्ज ना हो, रफ लैंग्वेज या यूज ना कर रहे हो, हार्श लफ्ज इस्तेमाल ना कर रहे हो, लेकिन कोई बुरी बात ही कहनी है, अनप्लेजेंट, तो उसके लिए सब्सटीट्यूटेड ये लफ्ज जो उसकी जगह पे लिखा जाता है, उस हार्श लफ्ज की जगह पे जो लफ्ज लिखा जाता है उसे हम यूफेमिज्म कहते हैं। तो एग्जांपल्स इन जनरल लिटरेचर, पोएम के अंदर तो कहीं नहीं है, लेकिन जनरल लिटरेचर से एग्जांपल्स हैं। पास्ड अवे इंस्टेड ऑफ डाइड, किसी को सीधा सीधा मरना कह दिया जाए। अगर खुदा न खास्ता किसी का कोई अजीज वफात पा जाता है, तो हम ऐलान करवाने के लिए या किसी को बजरिया फ़ोन बताने के लिए हम मरना का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। एक्चुअल तो ये वही चीज़ है कि कोई मर गया है, लेकिन हम उसके लिए लफ्ज़ वफ़ात पा गया है वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये यूफेमिज़्म है। इस लफ्ज़ ये लफ्ज़ बुरा लगेगा, रफ लगेगा, ब्लंट लगेगा, हार्श है। इसकी जगह पे आप पास्ट अवे कह दें, ये यूफेमिज़्म है। वो लफ्ज़ उतना बुरा नहीं लगेगा। और इंग्लिश लिटरेचर में ये कॉमन हो चुका है कि बिच लफ्ज़ जो है वो एक गाली है, उसको इस्तेमाल ही नहीं करते। लेकिन अगर आपने फीमेल डॉग का बताना है किसी को, तो उसको शी डॉग लिख दें या फीमेल डॉग लिख दें, उसको बिच नहीं लिखना है। बिच जो है वो हार्श है, अनप्लेजेंट है, ब्लंट लफ्ज़ है, ये गाली के तौर पे ज़्यादा मशहूर है। आप किसी डिक्शनरी से कंसल्ट कीजिएगा, उसके प्राइमरी मीनिंग्स में इसे ऑफेंसिव वर्ड कहेंगे, ये एक ऑफेंसिव वर्ड है, गाली देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप इसका यूफेमिज्म एक्चुअली इसको वो जानवर के साथ ही तशबीह दे रहे हैं, लेकिन फिर भी बिच कहना मुनासिब नहीं है, आप इसको शी डॉग लिख दें, फीमेल डॉग लिख दें। इसी तरह से एक और यूफेमिज्म है, बूढ़ा होना किसी को पसंद नहीं है, बुढ़ापा मौत के करीब होता है, इसलिए किसी भी इंसान को ये पसंद नहीं है कि उसे बूढ़ा कहा जाए, उसे अच्छा नहीं लगता, उसके लिए ये वर्ड ब्लंट हो जाएगा, हार्श हो जाएगा। तो उसके लिए एक नई टर्म इजाद कर ली गई है जो यूफेमिज्म है, सीनियर सिटीजन। ये उतना बुरा नहीं लगता, एक बात वहीं की वहीं रहती है कि उम्र ज्यादा हो गई है, बूढ़ा हो चुका है, लेकिन सीनियर सिटीजन कहेंगे हम। तो यूसेज एंड इफेक्ट इसका देख लेते हैं। पर्पस, euphemisms are used to soften the image of unpleasant information or to avoid offending or upsetting the audience. euphemisms इस्तेमाल किए जाते हैं कि soften किया जाए, नरम कर दिया जाए किसी unpleasant information के impact को। वही जो मैंने आपसे बात की थी कि अगर किसी की वफात का जिक्र करना हो तो उसे मरना नहीं कह देंगे कि जी फलां फलां जो है वो बंदा मर गया, ऐलान भी नहीं इस तरह से करवाया जाता। तो इम्पैक्ट उसका कम करने के लिए, सॉफ्टन करने के लिए, और टू अवॉइड अफेंडिंग, या ऐसी अवॉइड किया जाएगा कि किसी को बुरा ही ना लग जाए अगर आप उसको कुछ ऐसा लफ्ज कह दें तो। और इफेक्ट इसका क्या है, अगर इस्तेमाल करते हैं तो बाद में इसका असर क्या होता है, दे मेक कम्युनिकेशन मोर पोलाइट, इससे कम्युनिकेशन जो है, आपकी बातचीत जो है वो पोलाइट हो जाती है, शुस्ता शाइस्ता हो जाती है, एंड कैन हेल्प टू मिटिगेट इमोशनल रिस्पॉन्सेज, और इमोशनल रिस्पॉन्स यानी उसके जवाब जो जज्बाती होकर कोई जवाब दे दे, उसको कंट्रोल किया जा सकता है, उसको मिटिगेट कंट्रोल किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। नेक्स्ट टर्म है ऑक्सीमोरॉन। An oxymoron is a figure of speech in which apparently contradictory terms appear in conjunction. ऑक्सीमोरॉन जो है ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें मुतजाद बातें जो हैं वो इकट्ठी लिखी हुई होती हैं। एग्जाम्पल्स इसकी देखते हैं। एग्जाम्पल्स इन जनरल लिटरेचर, आमतौर पे कहीं पे भी लिखा हुआ देखते हैं, ब्लैक डे और डेफनिंग साइलेंस, बिटर स्वीट्स। तो ब्लैक डे दिन जो है वो रोशन होते हैं, नाइट ब्लैक होती है,
लेकिन दिन को ब्लैक लिख दिया, तो ये कंट्राडिक्टरी है। साइलेंस खामोशी है, तो डेफनिंग ऐसी आवाज को कहते हैं जो डेफ कर दे, बहरा कर दे। तो साइलेंस में आवाज नहीं होती, इसलिए ये भी कंट्राडिक्टरी है। बिटर कड़वा, स्वीट मिठाई, तो मिठाई मीठी होती है, कड़वी नहीं होती। तो ये इस तरह की जो तरकीबें हैं, जिस तरह के जो फिगर ऑफ स्पीच है, जो ऑक्सीमोरॉन्स हैं, ये एक ज्यादा गहरा इफेक्ट पैदा करते हैं। बैड डे लिखने से की बजाय अगर आप ब्लैक डे लिख देंगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। शेयर साइलेंस, बहुत खामोशी, उसकी बजाय आप डेफनिंग साइलेंस लिख देंगे, ये ज्यादा गहरा होगा, ज्यादा इफेक्टिव होगा। अनवांटेड स्वीट्स, ऐसी मिठाई जिसको खाने का जी ना चाहता हो, तो वो उसको अगर बिटर स्वीट्स लिख देंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो यहाँ पे हम इसका यूसेज एंड इफेक्ट देखते हैं। यूसेज एंड इफेक्ट। पर्पस, मकसद क्या है ऑक्सीमोरॉन का? ऑक्सीमोरॉन इज यूज्ड टू create dramatic effects, highlight complexities, or convey deeper meaning through contrast. ऑक्सीमोरॉन जो है ये कंट्रास्ट यानी तजाद के जरिए से गहरे मानी देने के लिए काम आता है, पेचीदगियां दिखाने के लिए, या फिर एक ड्रामाइक सूरत हाल दिखाने के लिए जो अनबिलीवेबल टाइप की हो। इफेक्ट क्या है? दे प्रोवाइड थॉट एंड कैन एम्फसाइज द multifaceted nature of certain concepts or situations. ये सोच को उभारते हैं और ज़्यादा जोर दे सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के कॉन्सेप्ट या सिचुएशंस को। जैसे किसी खास दिन को अगर आप ब्लैक डे कह रहे हैं, उसका मतलब है कि उस दिन कुछ बहुत बुरा हुआ था, जैसे आप नॉर्मली बैड डे नहीं कहेंगे। तो किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा शदीद तन्हाई है, बहुत सारी नेगेटिव बातें और खामोशी है वहाँ पे जो इंसान को परेशान कर रही है, तो उसको आप डेफनिंग साइलेंस लिख सकते हैं। तो ये एम्फेसाइज करने के लिए होती है, ज़्यादा जोर देने के लिए होता है ऑक्सीमोरॉन। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही था। एक बार फिर गुजारिश करूँगा कि ये वीडियो जो है और ये जो लेसन है, अगर आप टीचर हैं तो ये बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए, क्योंकि लिटरेचर के साथ दिलचस्पी बच्चों की इसी तरह से बनती है अगर उन्हें उसे इफेक्टिव तरीके से पढ़ाया जाए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।